हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर का हम स्टार्टिंग पोर्शन लेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम समझेंगे कि एज अ ले मैन इन जनरल लाइफ में हम वर्क को कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में बताया है कि हम क्या कहते हैं कि इफ़ अ गर्ल इज़ स्टडिंग, तो हम कहते हैं यस शी इज़ डूइंग वर्क। इस ये जो लड़की है शी इज़ वॉचिंग टीवी, तो वो भी एक वर्क कर रही है, ऐसा हम मानते हैं। बट बिकॉज दिस इज़ मेंटल वर्क, यहाँ पे मेंटल वर्क काम कर रहा है, तो इसको हम फिज़िक्स में वर्क कंसीडर नहीं करते हैं। फिज़िक्स में अगर वर्क कंसीडर करना है तो वी हैव टू कंसीडर टू फैक्टर्स, एक होता है फोर्स, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर किसी एक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स कि येस इन दिस केस वर्क इज़ डन। तो ये सब हमने या इसमें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आपको लिखा है कैन यू टेल मी कि in which of the pictures above has work been done from scientific point of view, when do we say that no work was done। ठीक है, तो नो वर्क वॉज डन जो केस होता है वो क्या होता है, वो हम इस अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। तो वर्क डन नहीं, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इफ़ देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इस पॉइंट इन क्वेश्चंस में हम बाद में आएंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि जनरली एनी मेंटल फिजिकल एक्टिविटीज़ रिफर्ड एज वर्क। हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, एनर्जी इन आवर बॉडी इज़ यूज टू डू दी नेसेसरी वर्क, वी से दैट गर्ल हु इज़ स्टडिंग इज़ वर्किंग और परफॉर्मिंग वर्क, बट दैट इज़ मेंटल वर्क। अब है क्या जो हमको पढ़ना है वर्क डन, वो है क्या, वो है हमारा ये वाला वर्क। ठीक है, सो दिस इज़ द वर्क। वर्क इज़ सैड टू बी डन, ये होगा हमारा कि वर्क इज़ सैड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes displacement of the object। मतलब इफ़ देयर इज़ अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये एक वुडन ब्लॉक है, इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके अभी यहाँ पे चले गया, ये इधर इधर आ गया। ठीक है, तो इसकी पोजीशन ये हो गई। अगर तो ये यहाँ पे था, इसकी इनिशियल पोजीशन थी फर्स्ट पोजीशन, अब ये सेकंड, ये यहाँ पे मूव हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि यस ये वर्क डन हुआ है, क्योंकि हमको इसमें डिस्प्लेसमेंट दिखा। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वर्क। तो हम ब्रॉडली जो हम वर्क को यहाँ पे डिनोट करेंगे, वो हम डिनोट करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो अभी आप समझ पाएंगे अच्छे से कि इन विच ऑफ द पिक्चर अबव हैज़ वर्क बीन डन। तो ऊपर जो पिक्चर्स है जहाँ जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब अगर एक ये बॉय अगर मूव कर रहा है यहाँ पे, सॉरी, इफ़ इन दिस केस ये मूव कर रहा है अगर बॉय, ठीक है, ये जो कुली है ये कुछ सामान को ले जा रहा है। अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे कि हम इसको भी वर्क डन कहेंगे या नहीं कहेंगे, बट इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इन दोनों केसेस में क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इन दोनों केसेस में हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन है कि फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन डू वी से दैट नो वर्क वॉज डन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। अभी फ़िलहाल हमको इतना ही समझना है, नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि अगर फॉर्मूला हमको ये मिला था, फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर ये ज़ीरो हो जाता है इसका वैल्यू, तो डब्ल्यू भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन से इतना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड देयर एग्जांपल्स। तो ये वाला सेक्शन हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो ये भी हमने पढ़े हैं, फोर्सेस हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन अभी हम इसमें देखेंगे डिटेल में कि ब्रॉडली अगर हम देखें, बेसिकली ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो फोर्सेस हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो
एज इट्स नेम सजेस्ट, जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, उनमें ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। इस टाइप ऑफ फोर्सेस में ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं, जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, दो सरफेस के बीच में होता है। जैसे ये टेबल है और इस टेबल के बीच में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसको आप पुश कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट पुश हो रहा है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पुश हो रहा है, लेकिन ये जो टेबल का बेस है ये इसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों को टच यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो कांटेक्ट हो रहा है दोनों के दोनों सरफेस के बीच में। सेम वे नॉर्मल है, अनदर टाइप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल अप्लाई होता है कि जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, या यहाँ पे हम बैठे हैं या ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो GF डाउनवर्ड, और उसके ही जिसको कि हम mg भी लिखते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। तो जिस सरफेस से कनेक्टेड है ये ऑब्जेक्ट, उसके ऑपोजिट सरफेस का फोर्स है ये परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्ट होता है। तो ये भी इसमें सरफेसेस में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट आप स्प्रिंग कह सकते हो, स्प्रिंग फोर्सेस। तो ऐसे आपने कॉइल्ड स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग को भी जब आप प्रेस करोगे इधर तो ये स्टोर करेगी एनर्जी, और जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा, इसमें स्ट्रेचिंग आती है, मतलब मोशन होता है इसमें। तो ये भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना टच किए इनमें काम नहीं चलेगा। अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आप कॉन्टैक्ट नहीं देखेंगे, जैसे आप मैग्नेट्स में देखते हैं, जैसे आप मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, दीज ऑल आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो इन फोर्सेस में कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मैग्नेट आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इफ़ दिस इज़ द मैग्नेट, और यहाँ पे आयरन की पिंस हैं, तो इनमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये अपना एग्जिस्टेंस को ये शो करेगा, मतलब ये इनको अट्रैक्ट करेगा। सेम वे इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है हमारा, ठीक है। तो करंट भी क्या करता है, वो उसको कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो चार्जेस शो करते हैं अपने अट्रैक्शन को। जैसे हम स्टैटिक चार्जेस भी देखते हैं ना, कि हम कॉम को रब करते हैं तो बिट्स ऑफ पेपर क्या होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमको टच नहीं करना पड़ता। सेम वे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर आप ये यहाँ पे बुक रखिए टेबल के ऊपर, तो ये फॉल होगा, डाउनवर्ड फॉल होगा। अगर नीचे गिरती है तो नीचे की तरफ गिरेगी, तो कोई इसको टच करके नीचे नहीं गिरा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये फील कर रहा है वो फोर्स, और ये डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। तो दीज फोर्सेज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन फोर्सेज में इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वी डोंट नीड एनी इंटरैक्शन। तो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेज। फिर यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर में है, यू हैव लर्न हाउ कैलकुलेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर ये ब्लॉक है, इस पर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो इस ब्लॉक पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, एस क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो सेम डायरेक्शन है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर हम यहाँ से पुश दे रहे हैं इसको, एक फोर्स इसको कुछ न्यूटन का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो सेम डायरेक्शन पढ़ा हमने। बट इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, आप ये डायरेक्शन है फोर्स का, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ना हो, जो डायरेक्शन फोर्स का है वो डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, फिर क्या होता है, हाउ डू वी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम उस केस में, तो वो हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। ये पॉसिबल है ऐसे, इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं बहुत सारे। फिर है, तो इसको पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं एग्जाम्पल की। मीनाक्षी वॉन्ट्स टू डिस्प्लेस अ वुडन ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट A to B along a surface of a table, डायग्राम में शो किया, शी हैज़ यूज्ड फोर्स F फॉर द पर्पज़, हैज़ ऑल द एनर्जी स्पेंट बीन यूज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मीनाक्षी क्या कर रही है, उसने एक टेबल पे ये वुडन ब्लॉक रखा है और वो इसको पुश कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन है, हैज़ ऑल द एनर्जी शी स्पेंट बीन यूज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक। तो जितनी भी वो यहाँ पे एनर्जी दे रही है, जितना भी ये फोर्स पुश कर रही है इसको, क्या सारी की सारी एनर्जी इसके डिस्प्लेसमेंट पे जाएगी, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने में क्या सारी एनर्जी लगेगी इसकी, जितनी एनर्जी दे रही है, सपोज ये एक्स जूल एनर्जी इसने इसको प्रोवाइड की, तो सारी की सारी एक्स जूल का कंज्यूम करेगा ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होने पे, नहीं, थोड़ी सी एनर्जी जो इस सरफेस का फ्रिक्शन है उसमें भी इसकी लॉस होगी।
तो फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि विच फोर्स हैव बीन ओवरकम यूजिंग दैट एनर्जी, किस फोर्स से हमको ओवरकम होना है। जो एक्स अमाउंट है, सपोज 5 जूल एनर्जी हम दे रहे हैं ब्लॉक को इसको पुश करने में, ठीक है। बस 3 जूल एनर्जी के लायक एक्सेलरेशन इसको मिल पाया। 2 जूल जो हमारी एनर्जी थी वो हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, जो अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस प्रोवाइड करता है फोर्स, उसमें चले जाएगी। मतलब ये तो है हमारे पुश का डायरेक्शन, और ये वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये है हमारे टेबल के सरफेस में जो रफनेस है, जो उसकी रफनेस है, आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत स्लिपरी सरफेस होता है तो हम बहुत जल्दी आगे के डायरेक्शन में जाते हैं, इवन हम क्या होते हैं स्लिप कर जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रफ सरफेस होता है तो हमको क्या होता है, चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो रही है, क्योंकि आप जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप पुश प्रोवाइड कर रहे हो आगे जाने के लिए, तो लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो हमको पीछे के डायरेक्शन में एक पुश प्रोवाइड करता है। मतलब जो आप एनर्जी लगा रहे हो आगे जाने के लिए, वो एनर्जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सरफेस के फ्रिक्शन के फोर्स से ओवरकम होने में खर्च हो जाती है, लग जाती है उतनी। तो ये लेकिन है क्या ये अरेंजमेंट, इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऐसे डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था एक्चुअल में कि यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये गर्ल क्या कर रही है, इसको इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हमारा, एक मिनट, हाँ, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस टेबल का सरफेस का भी फ्रिक्शन है, वो इसको थोड़ा सा एनर्जी उस फोर्स से ओवरकम करने में कंज्यूम हो रही है। नहीं तो इसने जहाँ, जैसे यहाँ अगर बहुत स्लिपरी सरफेस होगा, सपोज इसमें कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ से बस इसने फिंगर से टच करना है और ये इधर स्लाइड होकर चला जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हमको क्या करता है, जितना रफ सरफेस होगा हमको उतनी एनर्जी, ऐसा फील होता है कि हमको उतना उसको पुश देना पड़ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, बी वाले केस में देखते हैं कि बी में हम देख रहे हैं ये जो गर्ल है, ये टॉय कार में ये जो इसका थ्रेड है, इस डायरेक्शन में टॉय कार इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ऐसे जाएगी। और ये जो डायरेक्शन है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब यहाँ पे दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल कि फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है, विद अ सर्टेन एंगल, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल से डिफर कर रहा है ये दोनों। सेम वे हमारा जब हम ये आपका कार टक करते हुए जाती है, ये आपका सेम एग्जांपल है, इसका एग्जांपल जो हमने ऊपर लिया कि हम क्या कर रहे हैं इसमें कि फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। अगेन हम देखते हैं, ये दो एग्जांपल हमारे, हाँ ये कंप्लीट हो गए। यहाँ पे देखते हैं, तो टेक्स्ट है कि एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि यू मस्ट हैव सीन द इवेंट डिपिक्टेड बी सी, ये सब हमने देखा है। वरना चाइल्ड टॉय कार पुल करता है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होता है डिस्प्लेसमेंट से। सिमिलरली जब लार्ज व्हीकल को टो करके ले जाते हैं तो तब भी डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है, वो अभी मैंने बताया कैसे होता है। इन बोथ दीज केसेस डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक एन एंगल। अब यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे कि दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। एंगल बन रहा है ना, ऐसे ये एंगल बन रहा है ऐसे, यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, और ये एंगल बन रहा है थीटा। Let us see how to calculate work done in each case. When a child pulls a toy car, force is applied along the direction of string, ये वाला, while the car is pulled along the horizontal surface. तो कार तो इस डायरेक्शन में जा रही है, आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। In this case, the order to calculate amount of work done, we have to convert applied force. अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे applied force, तो ये जो string है ये हमारा applied force तो इधर हो रहा है, which is capital F, into the force acting along the direction of displacement. तो यहाँ पे एक ये तो applied force है हमारा, ठीक है। तो ये जो applied force है इसका एक और force component लेते हैं, तभी तो displacement हो रहा है ना। तो एक component हम यहाँ पे ले लेते हैं F1, जिसको कि हम कहते हैं कि ये F का component है। क्या है ये? component of F। बाकी हम डिटेल हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसका component of applied force F1। फिर कैसे हमने इसको करना है कन्वर्ट, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रेजेंट किया हुआ है ये, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये वाला डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है, जिसमें कि इसी फोर्स का एक और कंपोनेंट है F1। ये थीटा एंगल है जो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है उसके बीच में लग रहा है, तो ये तो अप्लाइड है,
अप्लाइड फोर्स, ये इसका कंपोनेंट है, ये एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये सब हो गया। तो अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसके अगर हम देखें तो अगर F1 इसका कंपोनेंट है तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F1 डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि भाई W क्या है, W है हमारा F1 ये वाला कंपोनेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये है। लेकिन अभी अगर हम F1 को डिफाइन करेंगे तो F1 क्या है, F1 है हमारा, F तो अप्लाइड फोर्स है, ये इसका डायरेक्शन है, एट द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल string makes with horizontal, we can determine the component of F1 of this force F। तो F का component है F1, so F1 is the component of F which acts in the horizontal direction by means of trigonometry। तो वो हम अगेन मैंने कहा हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो ये हमारे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है। अब ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर ये जो थीटा एंगल है, ठीक है, तो कॉस कंपोनेंट है ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस इंटू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये इसका बेस क्या है, बेस है F1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, कौन सा वाला हमारा वेरिएबल है, वो है F1। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा F1 डिवाइडेड बाई F2। अब यहाँ पे F1 पे तो मुझे F1 की वैल्यू रखनी है ना, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F कॉस थीटा, बस ये हो जाएगा हमारा ड्राइव। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू F cos theta s, और प्रिसाइजली वी कैन राइट Fs cos theta। अब हम कोई सा भी एंगल होगा वर्क डन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और वर्क किस टाइप का है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क ज़ीरो है या वर्क पॉजिटिव है या वर्क नेगेटिव है, कैसा वर्क डन है वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में ऐसे, ये ही फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ज़ीरो है ना एंगल हमारा, तो उस केस में क्या होगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा Fs। तो कैसा आएगा यहाँ पे Fs आएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आएगा, जो भी वैल्यू आएगी हमारी पॉजिटिव इतना जूल आएगी। अब अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें कि ये फोर्स का, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन, 90 डिग्री अगर एंगल बनता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो 90 डिग्री ज़ीरो होता है, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। उस केस में हम कहेंगे ज़ीरो वर्क डन, नो वर्क डन, नहीं हो रहा है। अब अगर ऐसा होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, देखो अगर ऐसा होता है कि फोर्स का डायरेक्शन है ये और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों, तो यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा क्या, 180 डिग्री। तो 180 होता है -1, कॉस ऑफ 180 होता है -1, तो उस केस में हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे ये सब है, अगेन जो रिड्यूस्ड पोर्शन है, मैं ऐसे रिड्यूस पोर्शन करके नहीं ले रही हूँ, मैं सारा ही आपको सारा हम कवर करेंगे, सारे ही हम ले रहे हैं पोर्शंस। तो इसको देखते हैं, चलो वर्क। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये पढ़ा। अब इसकी यूनिट्स हैं, तो अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो वर्क की जूल होती है, फोर्स की न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। तो ये न्यूटन मीटर हो गई, जूल हो गया ये। अगर हम CGS सिस्टम की बात करते हैं, CGS में अगर हम बात करते हैं तो CGS में क्या होगा, CGS में फोर्स हमारा न्यूटन नहीं रहेगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये मीटर नहीं रहने वाला है, तो CGS में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, CGS सिस्टम में वर्क होता है अर्ग, ERG, ये लिखा है यहाँ पे, चलो मैं इधर कर देती हूँ। वर्क है हमारा अर्ग, न्यूटन होता है डाइन, और सेंटीमीटर होता मीटर होता है सेंटीमीटर। तो दिस इज CGS सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम आएगा इसमें, ये होता है। अब रिलेशनशिप है हमारा, ये आगे काम आता है क्लासेस में, भी 9th में तो नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट नहीं होगा एक क्वेश्चन में। तो रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग है हमारा, तो जो देखते हैं इसमें, चलो। तो अगर हम जूल की बात करें, यहाँ पे जूल की हम बात करते हैं, तो जूल इज इक्वल टू है हमारा न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज़ मीटर, ठीक है। अब न्यूटन के अंदर देखते हैं क्या होता है, फोर्स के अंदर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तो मतलब फोर्स के अंदर क्या होगा, मास होता है, मास होता है kg, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये इतना होता है फोर्स के अंदर। तो अभी तो हमको CGS में चाहिए, तो हम kg को हमने क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट। कहाँ से आ रहा है ये बताना है हमको, ठीक है। तो हमने kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, 10 की पावर 3 ग्राम, इनटू मीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर,
सेकेंड टू द पावर -2, तो सेकेंड टू सेकेंड रहेगा। तो ये हो गया हमारा न्यूटन, क्या बन गया, न्यूटन बन गया 10 की पावर 5, 3 + 2 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम डाइन कहते हैं, ठीक है, इतना डाइन बन गया। तो यहाँ पे हम अभी क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं इसको सीजीएस में, तो न्यूटन अगर डाइन में आता है, सीजीएस में आता है, तो वो होता है 10 की पावर 5 डाइन। और मीटर आएगा अगर सेंटीमीटर में, तो क्या होगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जूल कैसे कन्वर्ट हो गया, जूल हो गया 10 की पावर 5 डाइन इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर ये 5 और 2 7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर होता है अर्ग। तो जूल और अर्ग के बीच में ये ऐसे रिलेशन होगा। तो अभी हमने एक्सप्रेशंस में पढ़ा कि हमको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। अभी देर आर फ्यू एग्जांपल्स जिससे कि हम समझेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन, ठीक है। तो अभी अच्छे से समझ आ जाएगा कि जहाँ पे कॉस थीटा, जहाँ पे एंगल आपके 0 डिग्री बन रहा है, मीन्स अगर सेम डायरेक्शन में है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी इससे पहले वाला जो हमने देखा था, देखो अगर सेम डायरेक्शन में है फोर्स, सेम डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो मैक्सिमम हमको मिलेगा पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा, इस केस में पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है ये। सेकेंड केस में सेकेंड केस हम देखेंगे कि अगर फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट ये ऑपोजिट अगर डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है हमारा कॉस 180, कॉस ऑफ 180 -1 होता है। तो हमको एफ और एस का जो मैग्नीट्यूड है उससे -1 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस में आएगा आंसर, मतलब इस केस में हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा। इफ़ बोथ आर परपेंडिकुलर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं बाई एनी मीन्स, मतलब हमको मिल रहा है cos ऑफ 90, तो cos ऑफ 90 इज 0, तो जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। सो दीज आर दी कंडीशंस, बस इनको ही हमको कंसीडर करके आगे देखना है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट है पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हील, ठीक है। तो एक कार्ट कर देते हैं, चलो कंसीडर, ये दिस इज द कार्ट, ठीक है, और इसको पुश कर रहे हैं, देखो तो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ये है। इस केस में जो हमको वर्क डन मिल रहा है वो पॉजिटिव, तो इस केस में वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, कैचिंग द बॉल विच योर फ्रेंड हैज़ थ्रोन टुवर्ड्स यू। तो सेकंड केस है, दिस इज योर फ्रेंड, ये क्या कर रहा है, ये बॉल थ्रो कर रहा है आपकी तरफ ऐसे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसने फोर्स अप्लाई किया इधर, यहाँ पे आप हो, आप क्या कर रहे हो, इस बॉल को यहाँ पे कैच कर रहे हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का वो थोड़ा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये वाला केस हो जाएगा सेकंड वाला, तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। थर्ड है ट्राइंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड स्विंग इट राउंड एंड राउंड बाई अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। थर्ड जो केस है, थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक बॉय है, इसका हाथ है ये, इसने क्या किया, ये स्ट्रिंग यहाँ पे टाई किया, यहाँ पे स्टोन टाई किया, अब ये क्या कर रहा है, इसको ये ऐसे राउंड राउंड घुमा रहा है ऐसे, सपोज दिस इज द सेंटर, और ये ऐसे इसको राउंड घुमा रहा है। तो जब आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है हमारा ये, और जो फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर, यहाँ पे हाथ की तरफ है, दिस इज द आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो दोनों क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे। इन दिस केस वर्क डन विल बी 0। फोर्थ है वॉकिंग अप एंड डाउन अ स्टेयर्स, क्लाइंबिंग अ ट्री। तो इन तीन यहाँ पे केसेस है, मैं इसमें अलग से बता देती हूँ आपको, 1 मिनट रुकेंगे। तो यहाँ पे हम चलो पहला केस लेते हैं कि क्लाइम कर रहा है ये, इफ दीज आर द स्टेयर्स, ऐसे यहाँ पे एक बॉय है और ये क्लाइम कर रहा है, तो जब क्लाइम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये दिस इज द बॉडी, मतलब दिस इज द बॉय, तो इस बॉय का जो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक तो mg है स्टूडेंट्स, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और सरफेस से टच करते हुए कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने पढ़े हैं, ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल, ठीक
ठीक है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये किधर मूव कर रहा है, इधर, मतलब एक तरीके से अपवर्ड ही मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा फोर्स नॉर्मल है, दोनों बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा इस केस में। अब यही जो बॉय है, इफ ही इज क्लाइंबिंग डाउन दी स्टेयर्स, ये यहाँ पे अब ये नीचे की तरफ देखो, इधर है इसका। अब ये जो बॉय है हमारा, इसका फिर से इसका जो mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स gf, डाउनवर्ड है सरफेस से बैलेंसिंग के लिए। दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो इस केस में भी देखो, नॉर्मल का डायरेक्शन है ये और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ऑपोजिट है दोनों, तो इस केस में ये नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है। इसी वाले सेक्शन में एक क्लाइंबिंग ट्री का भी बता रहे हैं कि ट्री में क्लाइंब कर रहा है अगर, तो उस केस में तो देखो, ट्री में अगर आप इमेजिन करते हैं, दिस इज द ट्री, और एक यहाँ पे क्लाइंब कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्यूरिंग द ये क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री, जो जाना किधर है इसको, इधर, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है हमारा ये अपवर्ड, अप डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो इसका mg ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा आपका, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या आप बोले कि देखो, फोर्स पुश वो पहले नीचे की तरफ करेगा, और तब वो जो नीचे डाउनवर्ड जो फोर्स है हमको, वो उसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस केस में हमारा f जो होगा वो डाउनवर्ड है, और ये, तो दिस इज नेगेटिव वर्क डन, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है इसमें, एंड फोर्स का डायरेक्शन ये है इसमें। ठीक है। तो ये केसेस से एक और है इसमें, स्टॉपिंग अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग द ब्रेक। तो इसमें आप देखो कि कार का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट ये होना है, कार जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेस, आपका अगेन इसमें भी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव होगा इसमें भी वर्क डन। तो ये सब हमको मिले, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, हम एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ प्लास्टिक कप, यहाँ पे एक प्लास्टिक कप लिया, देखो ये ऐसा किया, एक्चुअली ये प्लास्टिक का कप लिया है, ये कप के यहाँ पे होल किया है, और एक थ्रेड को ऐसे, इसको दो एंड से थ्रेड के ऐसे लटका दिया, यहाँ पे नॉट कर दिया इसको, और यहाँ पे कुछ और भी इन्होंने नॉट पे टाई कर दिया, और यहाँ पे भी नॉट लगा दिए, और यहाँ पे इसको टाई कर दिया, इसको ऐसे रख दिया है किसी टेबल के ऊपर इस अरेंजमेंट में। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या करोगे आप फिगर 1 में, कि ऐसे हमने टाई किया है, क्योंकि ये वाला जो आपका नट है, इसमें हमने ये लगा रखा है कुछ मास। तो ये स्लोली स्लोली क्या करेगा, ये सेंटर में रखा हुआ है, इसको इस तरफ ये मूव करवाएगा, स्लोली करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी अपना एक फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको वैसे सपोर्ट कर रहा है इधर इधर जाने के लिए, लेकिन इसका जो ये mg फील कर रहा है, जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इसको इधर इधर मूव करवाएगा, तो ये मूव होगा। सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल लगाया है, मतलब यहाँ पे स्केल या कुछ यहाँ पे लगा दिया है। तो व्हेन दिस कप विल मूव, तो ये जो ऑब्स्टिकल है हमारा, ये इसको इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि इसका जो फॉल है इसका, या तो इसको रोक देगा या इसको स्लो कर देगा। ठीक है। बी, व्हेन द कप इज स्लाइडिंग अलोंग द टेबल, स्टॉप इट पुटिंग द रूलर। तो रूलर पाथ में क्या कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में, ये जो फोर्स इसको इस डायरेक्शन में दे रहा है कि भाई इसको नीचे आना है, लेकिन जो रूलर है वो इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रुक जा रहा है यहाँ पे। एक और केस है इसमें, इसके भी हम दोनों तरफ से टाई कर रहे हैं, हम यहाँ से भी हमने एक थ्रेड टाई किया, इसमें नट लगाया, इसमें भी हमने एक नट हैंग किया। तो अब ये क्या है कि जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दोनों सेम है, सेम है, तो ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा, तो ये रेस्ट पोजिशन में रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चंस पूछे हैं उस पर बेस्ड। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई डज द कप गेट पुल्ड? ए फिगर में कप पुल्ड क्यों हुआ? तो आप कहेंगे इसलिए पुल हुआ कि जो टेबल पे रखा हमारा, जो ये इस पे थ्रेड जो हैंग कर रहा था, ये इसको ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, और जो टेबल का फ्रिक्शन है वो इतना कम है कि वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है इस फोर्स को, इसलिए वो यहाँ पे पुल्ड हो जाता है। बी में जब हम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कप एंड द फोर्स अप्लाइड थ्रू द रूलर? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप का जो डिस्प्लेसमेंट है, और जो हम आपका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम रूलर के थ्रू, उनका क्या रिलेशन है? तो उनका रिलेशन ये है कि जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ये एक फोर्स फील कर रहा है। देखो इस डायरेक्शन में रूलर क्या कर रहा है, उसको एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप
एंड द फोर्स अप्लाइड थ्रू द रूलर। तो उनका रिलेशन ये है कि वो दोनों फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो ये फोर्स मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स और इस डायरेक्शन का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। फिगर सी में वाई डजन दी कप गेट डिस्प्लेस्ड, तो इस केस में भी यही है, यहाँ पे रूलर इसको ऑपोजिट फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे बैलेंसिंग हो रहा है फोर्सेस का इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जा रहे हैं फोर्सेस। व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क डन इन फिगर ए बी सी, तो दोनों में जो वर्क डन आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे ए केस में क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। इस वाले केस में हम क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर ये बिल्कुल भी मूव नहीं होता अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो रहेगा, तो इसमें वर्क डन नहीं होगा, जीरो होगा। इस केस में भी यही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो होगा। इन द थ्री एक्शन अबव व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो ये है कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स तो आपका डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस नहीं होता है या जो फोर्स के आपके जो कपल्स हैं अगर वो कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो मतलब वर्क डन भी नहीं होगा, ठीक है। फिर ये आपका दिया कि सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट as a gravitational force acting on the satellite along the radius of the circle and it's a displacement along the tangent of the, वही जो मैंने आपको एक थ्रेड से बांध के वो बताया था ना, इफ दिस इज द अर्थ, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सैटेलाइट है, तो अगेन जो इसका अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा एंड दिस इज जिसका टेंजेंट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे एंगल, तो इट्स अ डिस्प्लेसमेंट along the tangent of the circle are perpendicular to each other, इसलिए वर्क डन ग्रेविटेशन फोर्स हम जीरो कहते हैं, जो हमने पढ़ा वो हमारे पास एग्जाम्पल आया था उसमें भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये आज का जो सेक्शन है ये कंप्लीट होता है, फिर आगे का जो सेक्शन है ये पेज नंबर 21 है स्टूडेंट्स, देखो पेज नंबर 21 तक हमने कर लिया, तो 22 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। थैंक यू।